तो नमस्कार साथियों, आज का हमारा लेक्चर पढ़ाया जाएगा वायुमंडल का संगठन। पिछली वीडियो हमने वायुमंडल कंप्लीट किया था, तो आज है वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपलब्ध हैं, इस बात की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि वायुमंडल में जो भी गैस हैं, जलवाष्प और धूल के कण उपस्थित हैं, उनमें उनके उपस्थिति का अनुपात कितना है। पहले तो हम आपको बता दें कि भूमंडलीय सतह पर जो वायुमंडल में पृथ्वी की सतह है, उस पर जो अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात है। और जैसे ही ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हम लोग ब्रह्मांड की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से ब्रह्मांड की तरफ बढ़ेंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, तो वायुमंडल का में पाए जाने वाली वायुमंडल का भी अनुपात जो है वो बदलता है। गैसों का भी अनुपात बदलता है, जलवाष्प धूल के कणों का भी अनुपात बदलता है। तो इसमें यहाँ तक कि यहाँ पे जो सतह पर है, इसका अनुपात निश्चित होता है। इसमें सतह पर अनुपात जो है वो गैसों का निश्चित होता है। गैस हो, जलवाष्प हो या धूल के कण हो, इनका जो अनुपात है वो निश्चित है सतह पर। और जैसे जैसे ये ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, अनुपात बदलता है। ये जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो उसका अनुपात जो है वो बदलेगा। गैसों या जलवाष्प या धूल के कणों का अनुपात जो है वो बदलता है। दूसरी बात करते हैं इसमें गैसें। अब गैसों की बात कर लेते हैं। तो गैसें में कौन कौन सी गैसों का वायुमंडल में मिश्रण है। वायुमंडल में जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, बात करते हैं गैसों की। गैसें कौन कौन सी हैं वायुमंडल के अंतर्गत, कौन कौन सी गैसें हैं। तो सबसे बड़ी गैस जो है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। उसके बाद आती है आर्गन। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कई हैं छोटी छोटी गैसें, जैसे नियॉन है, जियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और क्रिप्टो है। ये सारी गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। इनका हम एक एक करके पूरी तौर से वर्गीकरण करेंगे। पूरी विधि विधान से इसको हम पढ़ेंगे, पूरा समझते हुए पढ़ेंगे। एक एक गैस की बात करेंगे पूरी तौर पर। तो पहली गैस में जो है वो नाइट्रोजन है, सबसे बड़ी गैस है। इसके बारे में जानते हैं। तो नाइट्रोजन के बारे में जब जानते हुए बात करते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की विशेषता क्या है, ये हमारे वायुमंडल को किस तरीके से, वायुमंडल में इसका महत्व क्या है। तो नाइट्रोजन जो है सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सबसे बड़ी गैस है ये। इसकी मात्रा कितनी है, 78.8। ये सबसे बड़ी गैस है। ये पौधों के विकास में सहायक है। ये पौधों के विकास में सहायक है। ये इसका एक महत्व ये भी है कि ऑक्सीजन की
जो दहन करने की प्रक्रिया है उसको रोकती है, जिससे हर जगह आग लगने से बचती है। ये ऑक्सीजन दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ये ऑक्सीजन की दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है। ऑक्सीजन दहन करने में सहायक है। ऑक्सीजन से स्वयं दहन नहीं करती, ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है। तो इसका ये महत्व क्लियर हो गया है। तो ये सबसे बड़ी गैस है, सबसे अधिक मात्रा में ये वायुमंडल में पाई जाती है। अब ये पौधों के विकास में सहायक कैसे है? पौधों की जड़ों में राइजोबियम और साइनोबैक्टर नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और उसे मृदा में मिला देते हैं कुछ रासायनिक चेंजेस करके, जिसके बाद मृदा से जो पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है और वह पौधों के विकास में सहायक बन जाती है। इस प्रकार ये सहायक गैस होती है पौधों के विकास में। ऑक्सीजन में मिलकर ऑक्सीजन की दहन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो ये इस नाइट्रोजन के महत्व बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि ये वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी गैस है। इस कितनी प्रतिशत मात्रा में ये उपलब्ध है? ये इतनी प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी सबसे बड़ी गैस है और ये 20.95 की % में वायुमंडल में पाई जाती है। इसके साथ ही ये श्वसन के लिए आवश्यक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीवन का आधार। ये जीवन का आधार है। ये श्वसन में सहायक यानी कि जीवन का आधार है। इसी दहन की प्रक्रिया में सहायक है। ये दहन की प्रक्रिया में सहायक गैस है। और ये कहाँ तक पाई जाती है? ये 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है सिर्फ। और ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो है सहायक गैस है। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक गैस है। तो ऑक्सीजन का महत्व क्या है वायुमंडल में? क्यों है? क्योंकि दूसरी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? दूसरी सबसे बड़ी गैस है, श्वसन के लिए आवश्यक यानी कि जीवन का आधार, बिना इसके हमारा जीवन संभव नहीं है। पर दहन की प्रक्रिया में सहायक है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है और उसके साथ ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भी सहायक है। तो तब तक के लिए इसको जरा
साफ कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ तक उसके बाद। तो ये हमने साफ कर दिया, सूख भी गया है। इसमें तीसरी गैस जो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में कितनी है, इसकी मात्रा है 0.36%। दिख रहा है सही? छोटा था क्या, छोटा था, देख लो 0.36% जो है इसकी मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। उसके बाद इसकी एक विशेषता और ये कि ग्रीन हाउस गैसेस है, यहाँ लिखते रहे, ग्रीन हाउस गैस है। ये पार्थिव विकिरण विकिरण जो होता है वो इसी के कारण होता है। इसी के कारण पार्थिव विकिरण भी होता है। अब पहले ये समझ ली ग्रीन हाउस गैस क्या है और पार्थिव विकिरण क्या होता है। देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस है एक, और एक पार्थिव विकिरण में सहायक है। ग्रीन हाउस गैस, और इसकी एक और बात है, ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है ये लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है, सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है ये। ये लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है, ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ये इसी के कारण तापमान संतुलन भी बना रहता है। इसमें एक और चीज है, तापमान संतुलन में सहायक है ये तापमान संतुलन में सहायक गैस है, क्योंकि ये वायुमंडल में सूर्य से आने वाली किरणों को वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो कुछ मात्रा में रोक लेती हैं, जिससे कि वायुमंडल में जो गैसें रुकती हैं, उनकी जो किरणें, सूर्य की किरणें रुक जाती हैं, उनसे वायुमंडल का तापमान है वो नियंत्रित बना रहता है, वो संतुलित बना रहता है। चीज़ क्या है, इसमें ये लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस का महत्व समझिए। ग्रीन हाउस गैस का महत्व ये है कि सूर्य से आने वाली किरणों को वायुमंडल में रोककर वायुमंडल के तापमान को संतुलित करती है। अब बात करें पार्थिव विकिरण की, तो पार्थिव विकिरण जो है वो जो सूर्य से किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा वो किरणें पृथ्वी पर कुछ मात्रा में या वायुमंडल में कुछ मात्रा में रोक ली जाती हैं, और जिसकी वजह से वायुमंडल को गर्म करती है। वो किरणें जो होती हैं वो वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं वो वायुमंडल को गर्म करने का कार्य करती हैं। इसी प्रक्रिया को हम, पूरी प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं, और इसी सब चीज़ों के कारण ये तापमान संतुलित रहता है वायुमंडल में। इसी सब प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में तापमान संतुलित रहता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जीवाश्म ईंधन के अधिक दहन होने से जो CO2 की मात्रा है वायुमंडल में बढ़ रही है। इसमें वायुमंडल में इसकी मात्रा जो बढ़ रही है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे अगर ये
प्राकृतिक नेचुरली होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मानवीय गतिविधियों से बढ़ रही है, ये मानवीय गतिविधियों से बढ़ रही है, जो ये जिसके कारण ये दिक्कत मानवों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब इसकी मात्रा बढ़ेगी, जब इसकी मात्रा CO2 की मात्रा बढ़ेगी वायुमंडल में, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, तो सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल में पृथ्वी से की सतह से टकराकर वायुमंडल में अधिक मात्रा में रोकेंगी, जिससे क्या होगा कि वायुमंडल अधिक गर्म होगा। जब वायुमंडल अधिक गर्म होगा तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो इसमें ग्लेशियर के पिघलने की संभावना बढ़ सकती है, जिसे हम भूमंडलीय तापन भी कहते हैं, है ना। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या सिस्टम बढ़ सकता है? भूमंडलीय तापन हो सकता है। इसी के कारण हमारा भूमंडलीय तापन हो सकता है। जो भूमंडलीय तापन जो है ये इसी के कारण हो सकता है। CO2 की मात्रा जब ऊपर जाएगी यानी कि बढ़ेगी, यदि ये नेचुरल बढ़ती, अगर ये नेचुरल बढ़ती तो दिक्कत नहीं थी, ये मानवीय गतिविधियों की वजह से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जो भूमंडलीय तापन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम इसके बाद चलते हैं ओजोन के बारे में जानते हैं, ओजोन गैस के बारे में। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इतना क्लियर है। उसके बाद इसका द्रव्यमान कहाँ तक है? तो ये 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जो ये है ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। CO2 का जो द्रव्यमान है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओनली 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये CO2 की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। इसके ऊपर CO2 देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद करते हैं बात ओजोन की। ओजोन एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है। ओजोन एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि ये जीवन का आधार, ये गैस जो है वो जीवन का आधार है। एक तो ये जीवन का आधार है, ये ओजोन गैस जो है वो जीवन का आधार है ना। ये ओजोन गैस जो है वो जीवन का आधार है। जीवन का आधार क्यों है भाई? ये जीवन का आधार क्यों है? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करके पृथ्वी पर आने देती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो 3 तरीके की किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक जो ए नामक किरण है, एक किरण आती है जो 95% पृथ्वी पर आ जाती है, पृथ्वी की सतह तक 95% पृथ्वी की सतह तक आती है। एक 5% पृथ्वी की सतह पे आती है, और एक को बिल्कुल पूरी तौर से ये रोक देती है। क्योंकि जो हानिकारक किरणें जो सूर्य की पृथ्वी की तरफ आती हैं उनको ये रोकती है ना। जो हानिकारक किरणें हैं उनको ये रोकती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। दूसरी चीज इसकी एक और है, ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओजोन जो है गैस O3 जो है वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी सब देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए हम आगे बात करेंगे। तो हमारी ये गैसों का चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया। इसमें जो गैस है सब्जेक्ट एक चैप्टर है गैस, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे जलवाष्प के बारे में, बहुत छोटा है वो भी उसके बाद पूरा हो जाएगा। जलवाष्प के बाद धूल के कण, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे
वायुमंडल की संरचना, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, उस तक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यहाँ तक हमारी गैस जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं जल वाष्प की। पहली बात तो ये है कि जल वाष्प जो है वो अत्यधिक, थोड़ा मारकर सूख सा गया है, जल वाष्प जो है वो अत्यधिक ये परिवर्तनशील है। जल वाष्प जो है अत्यधिक परिवर्तनशील जो है वो होता है। जल वाष्प जो होता है क्या है, अत्यधिक परिवर्तनशील। ये भी एक तरीके एक प्रकार की गैस है, तो इसे गैस हम लिख सकते हैं, अत्यधिक परिवर्तनशील गैस हम इसे लिख सकते हैं। इसका जो 50% जो इसका द्रव्यमान है, जो इसका 50% द्रव्यमान है, परसेंट ये पाया जाता है 2000 मीटर की ऊंचाई तक। साफ लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है साफ है, थोड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका 50% द्रव्यमान पाया जाता है। टोटली ये कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 2000 मीटर की ऊंचाई तक इसका 50% द्रव्यमान है। इसका 90% द्रव्यमान जो है 90% द्रव्यमान जो इसका है वो 6 किलोमीटर तक पाया जाता है। तक है इसका 90% द्रव्यमान जो है। ये टोटली 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है ना। ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ने की तरफ, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर बढ़ेंगे ऊंचाई की तरफ जब जाते हैं तो इसमें कमी आती है। कमी दिखाई देती है। और उसके साथ ही जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं, भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ऊपर की तरफ चलते हैं, ध्रुवों की तरफ, तो भी इसमें कमी आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो भी इसमें कमी आती है। भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो इसके परसेंटेज में कमी आती है। और इसके साथ एक और बात है, और इसमें उष्ण आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं, इसके उष्ण आर्द्र जो क्षेत्र हैं उसमें इसका आयतन जो होता है 4% होता है। और यहीं ठंडे क्षेत्रों में इसका आयतन कितना होता है? 1% इसका आयतन रह जाता है। इसी के साथ ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके महत्व आपको समझ आ रही होंगे कि क्या क्या इसके महत्व हैं।
ये ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इसके महत्व आपको समझ रहे होंगे कि आप क्या क्या इसके महत्व हैं। पहले तो एक परिवर्तनशील गैस है, ये एक परिवर्तनशील गैस है। इसकी 50% जो द्रव्यमान है, इसका जो 50% द्रव्यमान है वो कितनी की ऊंचाई तक है? 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका जो 50% द्रव्यमान है, जो इसका 50% द्रव्यमान है वो 200 मीटर की ऊंचाई तक है। इसका 90% जो द्रव्यमान आता है वो 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका जो 90% द्रव्यमान है, ये रिवीजन कर रहा हूँ, इसका जो 90% द्रव्यमान है वो 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका जो 90% टोटल ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो उस जलवाष्प में कमी आती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ भी अगर चलते हैं तो भी इसमें कमी आती है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में इसका आयतन 4% होता है, और ठंडे क्षेत्रों में इसका आयतन 1% पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ ही इसके बारे में एक और बात होगी, तो तब तक के लिए इसको मिटा दें। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड के मैं समय देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए बात करते हैं धूल के कण की। धूल के कण क्या है? वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण जो होते हैं वो धूल के कण कहलाते हैं, है ना। इसके स्रोतों की हम जहाँ तक बात करें, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? जैसे राख हो गई है, अवसाद हो गया है, समुद्री लवण हो गया है। राख है, अवसाद है, समुद्री लवण है ना, और इसके साथ साथ धुआं है, अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष है। इसमें एक और चीज आती है, महीन मिट्टी और उल्का पिंड के कण। ये चीजें हैं जो इसके स्रोत हैं। और ये इसकी एक विशेषता और ये कि उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा की तुलना में ये उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भूमध्य रेखा की तुलना में। ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर इनमें जो है मात्रा में कमी आती है कि से ऊंचाई पर जाने से इनमें कमी आती है, और ये परिवर्तनशील होते हैं। और ये परिवर्तनशील तत्व होते हैं। एक और बात इनके बारे में है कि कई बार क्या होता है कि हवा के संवहन क्रिया के द्वारा, यानी कि जब हवा ज़्यादा तेज चलती है कई बार, तो ये काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं। वायु की संवहन के साथ
काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं कई बार, है ना। तो ये वायुमंडल की ऊंचाई तक कई बार चले जाते हैं। इतना क्लियर है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ इसमें बताने की आवश्यकता है। और इसमें एक और बात करते हैं हम, ये एक और काम करते हैं, आर्द्रता ग्राही का काम करते हैं। इसके बाद चलिए रिवीजन करते हैं एक बार, उसके बाद वीडियो पूरा करते हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण जो होते हैं, ये धूल के कण कहते हैं, है ना। ये जो है डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये इनके स्रोतों की बात करें तो राख है, अवसाद है, समुद्री लवण है, धुआं है, अंतरिक्ष यानी धुआं की कालिमा बोल सकते हैं, है ना। अंतरिक्ष है, महीन मिट्टी है, उल्कापिंड के कण हैं, और ये इसके स्रोत हो गए। ये क्या हो गए? इस स्रोत हो गए। ये उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा की तुलना में ये उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाने पर, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो इनमें कमी आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वायु के संवहन के साथ ये काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं, वायुमंडल की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और ये परिवर्तनशील होते हैं, ये परिवर्तनशील तत्व होते हैं, और ये आर्द्रताग्राही नाभिक का काम भी करते हैं, तो इसी के साथ हमारा वीडियो को समापन करते हैं। कल हम पढ़ाएंगे वायुमंडल की संरचना, उसके बाद वायुमंडल के कारक। तो इतना आपका क्लियर है। तो यहाँ से तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।